हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जहाँ से कृषि विज्ञान की शुरुआत हुई है, यानी मिट्टी, भूमि या ज़मीन। हमारे आसपास में जो कुछ भी दिखता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, सब कुछ इसी पृथ्वी पर ही है। यही पृथ्वी सभी जीवों के लिए पोषण, जीने के संसाधन, सुख सुविधाएं तथा सभी वस्तुएं देती है। पृथ्वी के इसी ऊपरी भाग को हम लोग मिट्टी, भूमि, ज़मीन या मृदा कहते हैं। जब भी इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तभी से मिट्टी की भी उत्पत्ति हुई है। जैसे हम लोग पेड़ पौधे और वनस्पतियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरह पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ भी अपना भोजन मृदा से प्राप्त करती हैं। उनके वृद्धि एवं विकास के लिए सारी अनुकूल परिस्थितियाँ ये पृथ्वी ही उपस्थित करता है। तो अब जानते हैं मृदा या मिट्टी क्या है, कैसे बनी है। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग है, जो पत्थरों, खनिजों के टूटने फूटने एवं उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकत्रित होने से बनी है। इसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, जिस पर पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ उगती हैं। यही मिट्टी पौधों के उगने एवं वृद्धि करने का माध्यम है तथा जैविक पदार्थों के साथ चट्टानों एवं खनिजों का मिश्रण है। वैसे तो मिट्टी में बहुत चीज़ें पाई जाती हैं, जिसे मृदा घटक या अवयव कहते हैं। मतलब मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों को मृदा घटक या मृदा अवयव कहते हैं। मृदा में मुख्य रूप से 4 तरह के घटक पाए जाते हैं, जिसमें पहला मृदा खनिज, मृदा जल, मृदा वायु और जैविक पदार्थ हैं। इसमें 50% भाग मृदा ठोस का होता है और 50% भाग रंध्रावकाश होता है। मृदा चट्टानों के टूटने फूटने से जो छोटे, महीन या बड़े कण होते हैं, उनसे बनी है और इन्हीं कणों के आकार के आधार पर विभिन्न तरह की मिट्टियों का निर्माण भी हुआ है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि विभिन्न तरह की मिट्टियाँ किस प्रकार बनती हैं। तो जैसे मृदा चट्टानों और खनिजों के टूटने फूटने से उनके मोटे और महीन कण बनते हैं, जिन्हें हम बालू कहते हैं, जो आपने अपने घरों के आसपास देखा भी होगा। और जब इन बालू के कणों को हवा और पानी के द्वारा रगड़ने से और छोटे कण बनते हैं, उन्हें हम सिल्ट या गाद कहते हैं, जो नदी या नहरों में तलछटी में पाए जाते हैं। और जब सिल्ट की ये कण विभिन्न परिस्थितियों में टूट टूट कर और बारीक हो जाते हैं, तो उनसे जो कण बनते हैं उन्हें क्ले कहते हैं। तो मतलब किसी भी तरह की मिट्टी में बालू, सिल्ट और मृत्तिका, यही कण पाए जाते हैं। किसी भी तरह की मिट्टी में यही तीनों कण पाए जाते हैं। तो इन्हीं कणों के अनुपात, मतलब जिस अनुपात में ये कण मिले होते हैं, वहाँ अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। मतलब अलग अलग तरह की मिट्टियों में बालू, सिल्ट और मृत्तिका के कणों का अलग अलग अनुपात होता है। तो इन्हीं कणों के विभिन्न अनुपात में मिलने से बलुई दोमट, सिल्ट, चिकनी मिट्टी या मृत्तिका का निर्माण होता है, जो अलग अलग फसलों के लिए उपयुक्त पाई जाती हैं। तो इस बार हमने जाना मृदा के कणों के हिसाब से मिट्टियों के प्रकार, और अब हम आगे जानेंगे मृदा की उत्पादकता के हिसाब से मिट्टी के प्रकार के बारे में। खेती करने और उत्पादकता की दृष्टि से मृदाएं 4 तरह की होती हैं, जैसे अधिक उपजाऊ, सामान्य उपजाऊ, कम उपजाऊ और कृषि के अयोग्य भूमि। तो इन मृदाओं के बारे में अब हम थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिक उपजाऊ मृदा के बारे में। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है कि इस तरह के मृदाओं में लगभग हर तरह की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इस तरह की मृदाएं गांव, बस्ती के आसपास की पाई जाती हैं, जहां पर कार्बनिक पदार्थ, पेड़ पौधे, नेचुरल चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिली हुई होती हैं।
इन मृदाओं में जल और वायु संचार बहुत अच्छा होता है। इन मृदाओं की उर्वरा शक्ति बहुत अधिक होती है। मतलब कि ऐसी मृदाओं में पौधों के लिए आवश्यक सभी सामान्य दशाएं पर्याप्त रूप में पाई जाती हैं। वैसे तो अब इस तरह की मिट्टियाँ बहुत कम पाई जाती हैं। अगला है सामान्य उपजाऊ मृदाएं। इन मृदाओं में बलुई, दोमट और सिल्ट मृदाएं पाई जाती हैं। ये मृदाएं गांव और बस्ती से कुछ दूर पर पाई जाती हैं। इसमें अधिक उपजाऊ मृदाओं की अपेक्षा कम कार्बनिक और जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं। ये मृदाएं भी फसल उत्पादन की दृष्टि से सामान्य होती हैं और लगभग खेती योग्य ज़्यादातर मृदाएं इसी तरह की पाई जाती हैं। अगला है कम उपजाऊ मृदाएं, जिसके अंतर्गत बलुई, कंकरीली, रेतीली, लाल, पीली आदि मृदाएं पाई जाती हैं। इस तरह की मृदाओं में कार्बनिक और जैविक पदार्थ बहुत कम पाए जाते हैं। ये मृदाएं गांव से दूर चट्टानों, पहाड़ों आदि के किनारे पाई जाती हैं, जो ऊबड़ खाबड़, खाली, ऊंचा होती हैं। इस तरह की मृदाएं समतल ना होने के कारण इसके जैविक या कार्बनिक पदार्थ या जो भी पोषक तत्व होते हैं वो बहकर इधर उधर चले जाते हैं, जिससे उसकी उर्वरता घट जाती है। इसमें किसी भी पेड़ के लिए आवश्यक दशाएं नहीं मिल पाती हैं, जिनसे बहुत कम तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। और अगली है कृषि के अयोग्य यानी अनुपजाऊ भूमि। इस वर्ग की मृदाएं ऊबड़ खाबड़, ऊसर, बंजर, अम्लीय, क्षारीय आदि मृदाएं आती हैं, जिसमें सामान्य तौर पर खेती नहीं की जा सकती है। इस तरह की मृदाएं ज़्यादातर या तो सूखी होती हैं या हमेशा दलदल या पानी भरा होता है, जिनमें पेड़ पौधों की वानस्पतिक वृद्धि के लिए बिल्कुल भी अनुकूल अवस्थाएं नहीं होती हैं। साधारणतः इसी तरह की भूमियाँ चारागाह के रूप में प्रयोग की जाती हैं और कुछ विशेष प्रकार के पेड़ भी इसमें उग सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पाई जाने वाली मृदाओं के बारे में, जिसमें लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा आदि पाई जाती हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में मृदा वर्ग को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है तराई तथा बांवर क्षेत्र की मृदाएं। इस वर्ग के अंतर्गत जो भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनमें कंकड़, पत्थर, बालू के कण ज़्यादा पाए जाते हैं तथा इनकी जलधारण क्षमता कम होती है। और इस तरह की मृदाओं में गन्ना, धान की फसलें बहुत अच्छी तरह से उगाई जा सकती हैं। दूसरा है मैदानी क्षेत्र की मृदाएं, जिसे जलोढ़, कछारी आदि मृदाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये मृदाएं मिट्टी, कीचड़, बालू से निर्मित होती हैं। इन मृदाओं में जल और वायु संचार बहुत अच्छा होता है। मैदानी क्षेत्रों की मृदाओं में पोटास, चूना की अधिकता, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। अब हम बात करते हैं उन गुणों के बारे में जिनके उपस्थित होने पर हम उस मृदा को अच्छी मृदाएं कह सकते हैं। जो मृदा मुलायम और भुरभुरी होती है तथा जैविक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं उसे अच्छी मृदा माना जाता है। तथा जिस मृदा में जल धारण क्षमता, वायु संचार तथा जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो उसको भी हम बहुत अच्छी मृदा कह सकते हैं। भूमि समतल होनी चाहिए। मृदा में कंकड़, पत्थर के कण बहुत कम या नहीं होने चाहिए। मृदा का रंग काला या भूरा होना चाहिए। मृदा में फसलों के लाभदायक जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीवाणु प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। तो आगे अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।